वेलकम बैक। पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए आज एक बुरा दिन, बल्कि बहुत बुरा दिन है। T20 टूर्नामेंट में पहली बार पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया और आज पाकिस्तान पहले वेस्ट इंडीज़ के सामने लड़खड़ाया। खास तौर पे इनिंग्स में पहली बार जब वेस्ट इंडीज़ बैटिंग कर रही थी, आखिरी 4 ओवर्स में ऐसा लगा कि पाकिस्तान की हिम्मत अचानक ख़त्म हो गई है और फिर वेस्ट इंडीज़ ने जो पाकिस्तान की धुनाई की है वो ख़त्म नहीं हुई। जब पाकिस्तान की बैटिंग भी शुरू हुई, कि पाकिस्तान की बैटिंग शुरू हुई, पहली गेंद से लेकर आखिर गेंद तक पाकिस्तान की टीम लड़खड़ाती और आखिर में ढेर होती नजर आई है। पूरी टीम 82 रन पर आउट हो गई, 84 रन से हार गई। T20 टूर्नामेंट में 84 रन से पाकिस्तान की शिकस्त और पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा स्कोर 19 रन था जो कि हफीज़ ने किया है। पाकिस्तान की क्रिकेट का इस बुरे दिन पर हम इसका तज्जिया करते हैं और इसका जायज़ा लेते हैं और हमने दावत दी है पाकिस्तानी क्रिकेट के साबिका सुपरस्टार, पाकिस्तान के साबिक कप्तान जनाब जावेद मियाँदाद को। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद साहब। बहुत बुरा दिन है क्रिकेट के लिए, मगर क्रिकेट है, खेल है, बहरहाल जैसा भी होता है खेल के अंदर ही सब कुछ होता है। मगर आपको क्या नज़र आया ये टीम? शुरू से तो ऐसा नहीं लग रहा था। अगर आप 15 ओवर खेल के शुरू के देखें तो पाकिस्तान बड़ा मजबूत है, आखिरी 4 ओवर और उसके बाद फिर बिल्कुल ऐसा लगा कि हम ढेर हो गए। नहीं, बिल्कुल आप कामन भाई, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से टीम स्टार्ट हुई थी मगर जिस तरीके से एंड हुआ है ये एक्सपेक्टेशन नहीं है। हमारी क्रिकेट ऐसी नहीं थी और ना ऐसी जिस तरीके से हम खेल के और आउट होके और जिस तरीके से कि बॉल किधर है, आउट किधर हो रहे हैं। एक टाइम पे अगर शुरू से अब आप तंजिया करते हैं तो एक टाइम पे पाकिस्तान ने बढ़े, मगर देखिए उन्होंने वेट किया, उनकी विकेट हुई, उन्होंने वेट किया और उनको 2 अच्छे ओवर मिले हैं और उन्होंने एक रिस्पेक्टेबल टोटल जो है वो लेके आ गए, जो मुश्किल हुई। अब इस टोटल को अगर आपने करना है तो आपको कम से कम एक प्लानिंग के साथ कि फर्स्ट 5 ओवर में अगर हमारे 30 है, कोई विकेट ना, क्योंकि ये ऐसी क्रिकेट है इसके अंदर। लेकिन क्या इसका नफसियाती असर हुआ कि पहली गेंद पे, जो कि एक शायद बड़ी वर्ल्ड क्लास गेंद थी जिसपे शहजाद जो है LBW हो गए, तो वो इतना बड़ा शौक हुआ कि इससे समझ नहीं सके? नहीं, देखें, अगर जो टेक्निकली मैं बताऊं, क्योंकि ओपनिंग बैट्समैन जो है वो यूं जाएगा, वो पहले यूं नहीं जाएगा। अगर आप चल के खेल रहे हैं तो आपको तो लाइन ही नहीं पता चल रही। तो हमारी जो प्रॉब्लम है क्रिकेट की वो ये है कि हमारे लड़के सीख के नहीं आ रहे। हमारे लड़के जिस तरह से क्रिकेट खेल के आ रहे हैं ना, वो एक कॉपी या एक उनको बताया जाता है जो हमने या उस टाइम में जो आप भी खेले, मुझे पता है आपके, तो उस वक्त बताया जाता था, सिखाया जाता था, स्कूल में होता था, ABCD जो है सबको पता होती थी कि दिस इज़ द वे टू प्ले क्रिकेट है। आजकल क्रिकेट जो हो रही है, लोग रोडों से, गलियों से, रूफों पे क्रिकेट खेल रहे हैं। फील्डिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा? बॉलिंग बैटिंग, बॉलिंग में, तो वो चीज़ इनकी नहीं। तो जब भी कोई बैट्समैन होगा उसकी जो मूवमेंट है वो हमेशा ये होती है, कौन ही निकली भी। अब आप चले जा रहे हैं, अब आपको पता नहीं। तो इस खास तौर आज के मैच में जिस तरीके से प्लेयर आउट हैं, अंदर गेंद आ रही है, आप बाहर खेल रहे हैं, अभी उसने बॉल की नहीं, आप आगे निकल गए, राइट। ये क्या शो करता है? ये जो 4 हमारे बैट्समैन जो हैं वो स्टंप हो गए, देखिए ना, क्योंकि रीड ही नहीं कर रहे, जिस तरह से आउट होते हैं बॉल का ही नहीं पता चल रहा। वो स्पिनर है, आपको पहले एयर में पकड़ना पड़ता है। हमने भी क्रिकेट खेली, हम भी निकलते थे, हम फुल टॉस बनाने के लिए निकलते थे या कवर ड्राइव मारने के लिए निकलते थे। ऐसे नहीं निकलते थे कि अगर हमने देखा मिड ऑफ ऊपर है तो बना के निकलते थे। हमें पक्का पता होता था, रीड करते थे, ये बॉल ये है, ये बॉल ये है और ये बॉल ये। अगर आपने रीड ही नहीं की जस्ट फॉर सेक ऑफ गोइंग डाउन द विकेट फॉर नथिंग, तो वो यही चीज़ नज़र आई है। क्योंकि मुझे एज ए क्रिकेटर वही नजर के। अच्छा, ये आपको लगा कि ये टीम जुड़ी हुई नहीं थी आपस में और इसकी एक हिकमत नहीं थी और ये जुड़ी भी नहीं थी, तो क्यों नहीं थी आखिर? क्या लग रहा है इसमें? देखिए, इंडिविजुअल भी है, कलेक्टिवली भी है, मगर जब आप बैटिंग करते हैं इट्स इंडिविजुअल, बिकॉज आपकी अपनी सोच है, आपने बॉल को देखनी है, आपने खेलना है, आपको फील्डर आपके जहन में है, आपके पास टारगेट है। अब टीम आ जाती है कि क्यों टीम को क्या करके देना है, ये आपके अपने ऊपर होता है, राइट। इंडिविजुअल भी है और कलेक्टिवली भी, मगर जब आप बैटिंग कर रहे हैं और जब बॉलिंग कर रहे हैं इज ए इंडिविजुअल। क्योंकि मैं आपको नहीं बोल रहा कि आप लेग साइड पे गेंद कर रहे हैं, मुझसे आप फील्ड ऑफ साइड पे लेंगे। मैं कप्तान हूँ, फील्ड मैंने ऑफ साइड पे, आप लेग पे कर रहे हैं, इसका कसूर किसका है? तो बॉलर या प्लेयर जो है, मैं आज भी कह रहा हूँ, जितना अच्छा प्लेयर होगा वो अपने ऊपर जिसका उसका कॉन्फिडेंस होगा वो टीम को जीताता है। अब क्या सीखें हम? पहली बार T20 के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच सके, अब हमें वापस आना है और अब इस क्रिकेट को हमें किस तरह से रिफॉर्म करना हो। नजम सेठी साहब
چیئرمین ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے، آپ کو کیا مشورہ ہوگا اس ٹیم کو ڈیپینڈیبل بنانے کے لیے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہوگا. دیکھیں سسٹم کو ہمیں بہت اچھی طرح سے چینج کرنا پڑے گا. جو سسٹم ہے وہ اس سسٹم سے کبھی بھی کرکٹ نہیں آ سکتی. آپ کی کرکٹ جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے ناٹ کوالٹی میں، کوانٹٹی میں کرکٹ کھیلی جا رہی ہے. میں آج بھی یہ کہوں گا کہ ہمارے ٹائم پہ جو کرکٹ تھی اتنی اسٹیبلش ہوئی بیکاز آف دا ڈپارٹمنٹ. دیکھیں ڈپارٹمنٹ جو تھے یہ ایک ریئلائز نہیں کر رہے، کیونکہ ہمارے یہاں جو پرابلم ہے، دیکھیں سب سے پہلے جو ہے روزگار. ہر آدمی کرکٹ کھیل رہا ہے، 99% جو ہے، کیونکہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ نہیں سکتے، ریسورسز نہیں ہیں. گاؤں میں بیچارے اب ان کے ماں باپ انہوں نے پڑھانا چاہتے ہیں، نہیں ہے. وہ اب جو پلیئر ہیں ان کو فوکس کر رہے ہیں کہ بھئی یہ پلیئر ہے وہاں سے آیا، دیکھو آج اتنا بن گیا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ڈپارٹمنٹس ہوتے تھے جو کرکٹ کو اسپانسر کرتے تھے، کرکٹرز کو ان کو لانا پڑے گا ان کے اوپر. کیونکہ اگر آج میں کہوں کہ دیکھیں میری لیونگ جو ہے میرے ڈپارٹمنٹ نے دی تھی، میں بے فکر تھا، مجھے پتا ہے میرے گھر کا آرام سے چل رہا، میں محنت کرتا تھا، میں زیادہ اپنا ٹائم ڈیووٹ کرتا تھا، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مجھے یہاں بھی کھیلنا ہے. مختصر یہ کہ ڈومیسٹک کرکٹ کو ہمیں ریوائیو کرنا پڑے گا اور بڑا فٹ، کیونکہ ہمارا نظام جو یہ چل رہا ہے، دیکھیں نا اگر یہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں تو کہیں تو ہم غلط ہیں نا، اور نظام پہ تو غلط ہے نا. بہت بہت شکریہ جاوید میاں. مشورے سننے کی ضرورت ہے، اور اتنے پاکستان کے تجربہ کار جو کھلاڑی ہیں اب انہی سے راہ ڈھونڈنی پڑے گی، انہی سے دکھانی، ان سے ہی دیکھنی پڑے گی آئندہ کی راہ. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے. کراچی میں امن و امان کی فضا کافی حد تک بہتر ہے، کافی عرصے سے بہتر ہے. اسے خراب کرنے کی مضمون کوشش کی گئی ہے، مختصر سی کوشش ہے، مگر اس کا ذکر کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد. ویلکم بیک. گزشتہ چند ہفتوں سے پورے ملک کی طرح کراچی میں بھی صورتحال امن و امان کی کافی حد تک قابو میں ہے، اطمینان بخش ہے. مگر پچھلے 24 گھنٹوں میں ایسا لگا کہ باقاعدہ کوشش کی گئی ہے کہ اس امن کی بہتر فضا کو خراب کیا جائے، اور اس سلسلے میں فرقہ واریت کو ایک بار پھر بھڑکانے کی کوشش کی گئی ہے. 3 واقعات کیے ہوئے ہیں جس میں لگتا یہ ہے کہ فرقہ واریت کو بھڑکانے کی کوشش کی گئی ہے. کراچی میں پچھلے 24 گھنٹوں میں یہ جو سازش ہوئی ہے اس کا احاطہ کیا ہے ایک خصوصی رپورٹ میں جو مرتب کی ہے ہمارے نمائندے خصوصی سید عارفین نے. کراچی میں کچھ عرصے کی خاموشی کے بعد ایک دفعہ پھر سراسیمگی کی کیفیت نظر آئی. پیر کی رات 9:15 بجے کے قریب گلشن اقبال اور گرد و نواح میں رہنے والوں نے زوردار دھماکہ سنا. دھماکہ گلشن اقبال بلاک 6 میں واقع جامع ستاریہ کی دیوار کے ساتھ ہوا. دھماکے کی شدت کے برعکس صرف مدرسے کی دیوار کو نقصان پہنچا جو کہ منہدم ہو گئی. واقعے میں ایک شخص زخمی ہوا. بم ڈسپوزل اسکواڈ کے مطابق دھماکہ دیسی ساختہ نصب شدہ ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا. 1 سے 1.5 کلو دھماکہ خیز مواد اور بال بیرنگ استعمال ہوئے. تقریباً 2 گھنٹے کے بعد 11 بجے کے قریب گلشن حدید فیز 2 میں دھماکہ ہوا جہاں مسجد خالد بن ولید کو نشانہ بنایا گیا. دھماکہ مسجد کے گیٹ کے سامنے ہوا، تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. ایس ایس پی ملیر راؤ انوار کے مطابق مسجد خالد بن ولید پر ہونے والا دھماکہ بھی دیسی ساختہ نصب شدہ ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا جس میں 1 سے 1.5 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال ہوا. ایس ایس پی ملیر کا مزید کہنا تھا کہ گلشن حدید اور گلشن اقبال دھماکوں میں مماثلت ہے. انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصہ قبل بھی اس مسجد پر اسی نوعیت کا دھماکہ کیا گیا تھا، تاہم خوش قسمتی سے کوئی نقصان نہیں ہوا تھا. پیر کو رات گئے ناظم آباد گول مارکیٹ کے پاس مرحبا ٹی شاپ کے مالک کریم حیدر پر قاتلانہ حملہ کیا گیا. فائرنگ کے اس واقعے میں کریم حیدر چل بسے. آج ہونے والے واقعات میں گلشن اقبال میں موتی محل کے قریب ایک گاڑی پر فائرنگ کی گئی جس میں جامع احسن العلوم کا ایک طالب علم جاں بحق جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا. واقعے کے بعد علاقے میں کشیدگی پھیل گئی اور مشتعل طالب علموں نے ملحقہ علاقوں میں کاروبار بند کرا دیا. منگل کی دوپہر گھگر پھاٹک سے 2 افراد کی تشدد زدہ لاشیں ملیں. متحدہ قومی موومنٹ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ دونوں افراد MQM کے کارکنان تھے. پروگرام آج کامران خان کے ساتھ کے لیے کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید عارفین، جیو نیوز کراچی. کراچی کے امن و امان کی صورتحال کو خراب کیا جائے، لگتا ہے کہ مضمون کوشش کی گئی ہے. کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے پاکستان کی ایک اہم سیاسی جماعت اسلامی میں قیادت کی تبدیلی ہوئی ہے. جناب منور حسن رخصت ہوئے ہیں اور سراج الحق جماعت اسلامی کے نئے امیر ہوئے ہیں. اس کے کیا اثرات ہوں گے اور منور حسن کیوں گئے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کمرشل بریک کے بعد.
जमात इस्लामी पाकिस्तान की वो सियासी जमात है जहाँ पर क़यादत का इम्तहान शफाफ और जमहूरी अंदाज में होता है, जो कि पाकिस्तान की दूसरी बड़ी सियासी जमातों में बहुत कम नज़र आता है या ये है ही नहीं। जमात इस्लामी में क़यादत के हवाले से इंतखाब हुआ है और इस हवाले से इस इंतखाबात में जमात इस्लामी के नए अमीर की हैसियत से खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले सिराजुल हक जमात इस्लामी पाकिस्तान के नए अमीर मुंतखब हुए हैं। 3 शख्सियात के दरमियान मुकाबला था, जिनमें साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन और जमात इस्लामी के नायब अमीर जनाब लियाकत बलोच शामिल हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा वोट जनाब सिराजुल हक ने हासिल किए हैं। जमात इस्लामी में क़यादत की तब्दीली एक इंतहाई अहम मोड़ पर आ रही है, जिस वक्त जमात इस्लामी में का सियासत के हवाले से जो कद है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नज़र नहीं आ रहा है और जमात इस्लामी को कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में शामिल है, लेकिन उसके साबिक अमीर जनाब सैयद मुनव्वर हसन के कई बयानात जो ख़ास तौर पे पिछले 1 साल के दौरान देखने में आए हैं वो इंतहाई मुतनाज़ रहे हैं, जिसने जमात की क़यादत के हवाले से नए सवालात जन्म दिए थे। लेकिन बहरहाल अब क़यादत की तब्दीली हुई है, इसके बारे में बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे मुमताज़ प्रोग्राम जिरगा के होस्ट नामवर सहाफ़ी हैं जनाब सलीम साफ़ी से। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब। क़यादत में जमात इस्लामी हमने देखा है कि एक अमीर कई मुद्दतों तक अमीर होता है, लेकिन मुनव्वर हसन साहब सिर्फ एक मुद्दत के लिए अमीर मुंतखब हुए और अब क़यादत में तब्दीली हो गई है। इसकी कोई बड़ी वजह है आपके ख्याल में? एक तो ये कि जमात इस्लामी के मरकज़ी अमीर के हवाले से जो रिवायत थी वो पहली बार टूट गई। मौलाना मौदूदी 2 मरतबा अमीर मुंतखब हुए थे, मियां तुफ़ैल मोहम्मद 2 मरतबा हुए थे और काजी हुसैन अहमद साहब 3 मरतबा हुए थे। और जब अमीर की तरफ से माजरत की जाती थी तो तब ही कोई नया अमीर कंसिडर किया जाता था। ये पहली मरतबा हुआ कि मुनव्वर हसन साहब दूसरी टर्म के लिए अमीर मुंतखब नहीं हुए। एक इत्तला ये है कि उन्होंने माजरत की थी, लेकिन शूरा ने उनका नाम दूसरी मरतबा पेश किया था। और मेरे ख़्याल में उसकी असल वजह भी शायद यही थी कि जिस तरह अवामी सतह पे ये महसूस किया जा रहा था कि मुनव्वर हसन साहब की सोच इनकलाबी ज़रूर है लेकिन सियासी नहीं है, इसी तरह जमात इस्लामी के अंदर भी उनके बारे में ये राय कायम हुई थी कि वो सियासत को बेहतर अंदाज में समझ नहीं पा रहे और उनकी पॉलिसियाँ सियासी हवालों से अफरात व तफरीद के शिकार हैं। ये ठीक है, मगर अब जब तब्दीली आ गई है तो सिराजुल हक साहब की और मुनव्वर हसन के दरमियान जो फ़र्क होगा वो कैसे नुमायाँ होगा फिर? देखिए, जो मुनव्वर हसन साहब थे वो स्टूडेंट लाइफ में लेफ्टिस्ट रहे थे, इंतहाई पढ़े लिखे इंसान थे और इंतहाई नेक भी थे, पारसा भी थे और एक मर्द दरवेश थे। तासुर ये था कि चूँकि उनकी पूरी ज़िंदगी सियासत में गुजरी है तो शायद वो जमात इस्लामी को सियासी मैदान में कामयाबियाँ दिलवा देंगे, लेकिन ना जाने क्यों कि आखिरी दौर में उनकी शख्सियत पे दरवेशियत गालिब आ गई थी, इनकलाबियत गालिब आ गई थी और लगता यही था कि वो यानी सियासत के कारोबार की बजाय एक इनकलाबी जमात को लीड कर रहे हैं। फिर उनका जमात इस्लामी अगरचि शुरू दिन से तालिबान के काज को या तालिबान के नारे को अपनी सियासत के लिए तो इस्तेमाल करती रही और काज की हद तक तालिबान की सपोर्ट करती रही, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हकीकत है कि अफ़गानिस्तान में तान जमात इस्लामी के नज़रियाती हलीफ गुलबदीन हिकमतयार और बुरहानुद्दीन रब्बानी के ख़िलाफ़ मैदान में निकले थे और नज़रियाती लिहाज से जमात इस्लामी अपने आप को तालिबान से बहुत दूर समझती है। लेकिन मुनव्वर हसन साहब के दौर में काज की हद तक नहीं बल्कि उन्होंने अमलन तालिबान को इस कदर ऑन किया कि उस ओनरशिप में उन्होंने फ़ौज के ख़िलाफ़ भी बयान दे दिए और फ़ौज के शुहदा को शहीद मानने से भी उन्होंने इनकार कर दिया। इसके बरक्स जो सिराजुल हक साहब है वो ज़ाहरी तौर पर दरवेश लगते हैं और बज़ाहिर ये तासुर है कि शायद वो सोच के लिहाज से तालिबान के करीब है, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ और उनके दौर तालिब इल्मी से जब वो इस्लामी जमी तलबा के नाज़िम आला थे और हम स्कूल के तालिब इल्म थे उस वक्त से मैं उनको जानता हूँ और मेरे ख़्याल में वो अंदर से सियासी हवालों से बिल्कुल मौलाना फजलुर रहमान हैं और मैं समझता हूँ कि नज़रियाती मैदान में यकीनन उनके रोल मॉडल मौलाना मौदूदी होंगे, लेकिन सियासत के मैदान में सिराजुल हक के रोल मॉडल
ان سے زیادہ مولانا فضل الرحمان ہوں گے، اور ان کے لچکدار رویے کا آپ اس سے اندازہ لگائے کہ اکرم دورانی صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے 5 سال بطور سینئر وزیر ٹھیک ٹھاک کام کیا، کوئی مسئلہ سامنے نہیں آیا، اور اس وقت بھی وہ پرویز خٹک صاحب اور اعظم سواتی صاحب جیسے لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے ساتھ اتحاد میں چل رہے، تو وہ ایک پریکٹیکل عملی سیاست کرنے والے اور سیاست کے میدان میں گیو اینڈ ٹیک پہ یقین رکھنے والے انسان ہیں. اور میرے خیال میں اس وقت جماعت اسلامی کو اسی طرح سیاسی سوچ کی حامل قیادت کی ضرورت تھی، اور اسی لیے جماعت اسلامی کے ارکان نے اپنے لیے ایک ایسی سیاسی شخصیت کا انتخاب کیا قیادت کے لیے کہ جو باہر سے ان کا مذہبی پوسچر نمایاں ہے لیکن اندر سے وہ سرتاپا ایک سیاسی آدمی ہیں. بہت بہت شکریہ. سرتاپا سیاسی شخصیت جناب سراج الحق جماعت اسلامی کے نئے امیر ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.